नमस्कार मित्रों। सामयिक विषयों पर वीडियो बनाने का मेरा कोई बहुत अधिक अनुभव नहीं है और ना मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। परंतु ये पुलवामा को लेकर इतनी बकवास सोशल मीडिया पर चल रही है कि मैं ये वीडियो बनाने को बाध्य हो गया। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक पहुँचता है, परंतु मैं इस मामले में कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ और कुछ विषयों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पहली बात यह है कि इस तरह की जो घटना है, जो इस्लामी आतंकवाद की घटना है, जिसमें 26 हिंदुओं को उनकी पहचान स्थापित करके उन्हें मार दिया गया। तो और इस प्रकार की घटना उस प्रदेश में होती है जिस प्रदेश का इतिहास ऐसा रहा है जहाँ से हिंदुओं को हिंसा के द्वारा, जो वहाँ के परंपरागत निवासी थे, ऐसे हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया है ताकि उस राज्य को मुस्लिम बहुल राज्य घोषित किया जा सके और किसी तरह उसे भारत से पृथक किया जा सके। तो इसके बहुत सारे लेयर्स बन जाते हैं। अब इसमें हुआ ये है कि चूँकि जब ये घटना हुई तो देश में आक्रोश बहुत ज़्यादा था। तो प्रारंभ में विपक्ष ने थोड़ा प्रयास किया इसका राजनीतिक लाभ लेने का। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, उन्होंने पहले एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किया कि सिर्फ हिंदू नहीं मरे हैं, कई मुसलमान मरे हैं। बाद में ये डिटेल सामने आई कि इसमें अधिकांश मृतकों की जो धार्मिक प्रतिबद्धता थी वो हिंदुत्व की तरफ थी और कुछ एक इसमें ईसाई भी थे, परंतु कुल मिलाकर ये गैर इस्लामी लोगों की हत्या थी। तो ये चीज़ खुलकर आई तो ये बात स्थापित हो जाती है। तो इस पर फिर उसके बाद उन्होंने वो नैरेटिव समेटा। अब दूसरा नैरेटिव फिर दूसरे दिन से ये जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस ने एक तरह से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की सरकार को कि वो हम सरकार के साथ हैं और जो भी सरकार करे हम उसके साथ हैं। उसके दूसरे दिन जो कांग्रेस की जो प्रमुख प्रवक्ता हैं और सोशल मीडिया सेल के अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक 2019 का एक समाचार की कटिंग सोशल मीडिया पर साझा की जिसमें कोई सागर शर्मा जो आतंकवादी हरकत में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ। इसमें वो दो चीज़ें भूल गई कि जो सागर शर्मा था वो लश्कर तैयबा, जो कि एक इस्लामी आतंकी संगठन है, उसमें काम करने के लिए गिरफ्तार हुआ और वो हिंदू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुआ जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। परंतु वो 2019 की खबर को आज साझा करने का क्या तात्पर्य था, तो ये भी एक सोचने का विषय है। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस का अपना इतिहास जो है वो हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेरर के द्वारा जो सारी दुनिया जिस आतंक से जूझ रही है, इस्लामी टेरर से जूझ रही है, उसको नॉर्मलाइज करने का, उसको कम करके दिखाने का जो प्रयास रहा है और जो रणनीति रही है कांग्रेस की पहले से, जिसके द्वारा उन्हें लगता है कि वो भारतीय मुसलमानों को अपीज करते हैं, जो कि एक तरह से भारतीय मुसलमानों का स्पष्ट रूप से निरादर है, क्योंकि वो आप ये मान के चलते हैं कि ये सारे जो आतंकी संगठन हैं इनके साथ भारत के मुसलमानों की संवेदना है, उनका समर्थन है। और यदि आप उन संगठनों, उन आतंकी संगठनों की आतंकी गतिविधियों पर वाइट वॉश करते हैं और उसके स्थान पर या उसके इक्विवेलेंस में हिंदू आतंक को खड़ा करते हैं, तो इससे भारत का मुसलमान प्रसन्न होगा। तो ये एक तरह से भारत के मुसलमानों की शांति और देशभक्ति के प्रति एक निरादर का भाव है। खैर, ये कहानी चली, ये नैरेटिव चला और इस बीच में भारत ने कुछ कार्रवाइयाँ भी की। और दूसरी ओर एक नैरेटिव ये चला जब वहाँ से जो विक्टिम्स थे वो अपने अपने घर चले गए और उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं, उनकी बड़ी दुखद वीडियोस और फोटोज़ सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं उनके परिवारजनों के। उस वक्त जब वो वापस आ गए तो राहुल गांधी कश्मीर चले गए। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब मृतक और जो इस घटना के शिकार हुए हैं वो लोग जब वहाँ हैं नहीं तो वो किससे मिलने गए। तो वो वहाँ पे कश्मीर के जो कश्मीरी मुसलमान हैं, जो होटल वाले और पोनी वाले, हालांकि इस पर भी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने, कई लोगों ने पोनी चलाने वाले, जो वहाँ पे खच्चर चलाने वाले जो हैं, उन पर भी संदेह प्रकट किया है कि जो ये घटना हुई इसमें कहीं ना कहीं इनका भी हाथ रहा
जो लोकल पोनी वाले और इन लोगों का, क्योंकि एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट कहा कि उनके साथ जो पोनी वाला था उसका व्यवहार बड़ा अलग सा था, और वो उससे धर्म के विषय में पूछ रहा था। जब उसने बताया कि वो बैंक कर्मचारी है तो वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो इस तरह की बातें भी वहाँ पर निकल के आई। बहरहाल सभी जो कश्मीर के पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो सड़कों पर आए, उन्होंने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने पर्यटकों को वापस आने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हम अपने पर्यटकों से बहुत स्नेह करते हैं। अब इसमें मुझे दो ही चीज़ कहनी है। पहली बात ये कि जो ये स्नेह है इस मात्र पर्यटकों के लिए है या हिंदुओं के लिए है, क्योंकि पर्यटक तो आते हैं और जाते हैं, तो जो ये एक उनके लिए सुविधाजनक संबंध है कि पर्यटक आते हैं, धन वहाँ पे खर्च करते हैं जिससे उनका जीवन यापन होता है और उसके बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। उस भूमि पे उनका कोई अधिकार नहीं होता है। तो जिस दिन कश्मीरी अपने पड़ोसियों को, जिन पड़ोसियों को इस्लामी आतंक के कारण 1990 के प्रारंभिक काल में कश्मीर से निकाल दिया गया, उनको वापस बुलाने के का प्रक्रम शुरू करेंगे, उस दिन मैं ये मानूंगा कि वाकई में कश्मीरियत जैसी कोई चीज़ होती है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि कश्मीरियत, इंसानियत, यूपीयत, बिहारियत ये एक ही चीज़ है और किसी भी राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। हालांकि कश्मीर में क्योंकि एक मजहबी जुनून जो लोगों में भरा गया है, उसके कारण वहाँ पे अन्य राज्यों के अपेक्षा जो सहिष्णुता, सहनशीलता, मैत्री भाव कम है। तो मेरा ये कहना है कि जिस दिन उस राज्य के लोग बाहर से आने वाले, भारत के अन्य भागों से आने वाले पर्यटकों से यह पूछना बंद कर दें कि क्या आप इंडिया से आए हैं, उस दिन मैं मानूंगा कि कश्मीर की कश्मीरियत में वाकई में कोई दम है। और जिस दिन कश्मीर के जो आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पर्यटक वापस चाहिए, जिस दिन वो यह कहना शुरू कर दें हमें कश्मीरी हिंदू वापस चाहिए, हमारे बगल के घरों पे जिनकी संपत्तियों पे हम कब्जा करके बैठे हैं, हम वो संपत्तियां छोड़ने को बैठे हैं, हम उनकी रक्षा करने को बैठे हैं, आप उन्हें वापस भेजिए, उस दिन मैं मानूंगा कि ये कश्मीरियत जैसी कोई चीज़ होती है, और या हम कहें इंसानियत जैसी या मैत्री भाव जैसी कोई चीज़ होती है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा एक नैरेटिव जो यंग लोगों में काफ़ी फैलाया जा रहा है कि कश्मीर इज़ एन ऑक्युपाइड लैंड। तो इसमें हालांकि बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन फैक्ट ये है कि कश्मीर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में था, जैसे कि बलूचिस्तान स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में था 1947 में। पाकिस्तान ने दोनों जगह हमला किया और दोनों को बलपूर्वक अपने में मिलाने का प्रयास किया। कश्मीर ने भारत से संपर्क किया और कश्मीर ने भारत के साथ एक एक्सेशन अग्रीमेंट साइन किया। कश्मीर का जो एक्सेशन अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट में और भारत की जो सैकड़ों रियासतें हैं जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होकर एक भारत का निर्माण का प्रण लिया, उन सब के लेटर ऑफ एक्सेशन में कोई अंतर नहीं है। कश्मीर का भी लेटर ऑफ एक्सेशन जो उसने वहाँ के जो शासक थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ जिसको साइन किया, उसमें और अन्य राज्यों के, चाहे वो राजस्थान का लेटर ऑफ एक्सेशन हो या किसी भी राज्य का लेटर ऑफ एक्सेशन हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये रही दूसरी बात। तो कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा था। कश्मीर इज़ नॉट एन ऑक्युपाइड लैंड। द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ एन ऑक्युपाइड लैंड विच नीड्स टू बी फ्रीड। So this is the second part of it. The third part of it is about introspection. We need to look inside and understand what is so special about Kashmir. It is being appeased. A lot of taxpayers' money is being spent on Kashmir, and on one hand, if terrorists kill Hindus or Indians from other states of India in Kashmir, that creates very less outrage as compared to the outrage which is created if a Kashmiri is even pushed in a crowded street. Maybe because there is a lot of crowd, but immediately the whole world will rise up and say that Kashmiri is harassed. And that is particularly applicable to Kashmiri Muslim, not to the Kashmiri Hindus who have been lying in the refugee camps for decades, and even the Supreme Court has refused to listen to their plea, calling it a very old case. So this is something, this kind of hypocrisy is something that we need to watch out against, and this kind of nonsense, and particularly ये इस तरह की जो मूर्खताएं हैं वो
सरहद पार से भी बहुत चलाई जा रही है, बड़े वीडियो आ रहे हैं और हिंदुस्तान में काफ़ी लोग इनसे पैसे लेके या किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि के लोभ में हो सकता है बैठे हैं, जो इस प्रकार के वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे जो पहला जो प्रयास था कांग्रेस का सैफरन टेरर वाला, जो इमीडिएटली इस आतंकी हमले के बाद उन्होंने शुरू किया था, उसके फेल होने के बाद अब एक आम हिंदू को आप आतंकी सिद्ध कर दें या बाइगोटेड सिद्ध कर दें, फैनेटिक सिद्ध कर दें, वो प्रयास अब चल रहा है। उदाहरण के लिए आज सुबह सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जो नॉन फेक न्यूज़ हैंडल्स हैं, मुस्लिम हैंडल्स हैं, जो अक्सर मुस्लिम्स अंडर अटैक का जो सर्कल बनाते रहते हैं, वो उसमें से एक या कई ने उसको साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी एक ड्राइव बुक हुई थी और ड्राइव एक महिला ने बुक की थी, हिंदू महिला थी जो हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और जब उसको पता चला कि मेरा ड्राइवर मुस्लिम है तो उसने वो राइड कैंसिल कर दिया। अब इसमें कई चीज़ें हैं कि पहली बात तो ये कि राइड जो थी वो आप कभी भी उबर या कहीं पे बुक करें तो राइड में आपका प्रोफाइल नहीं जाता, तो उस ड्राइवर को कैसे पता कि वो महिला कौन थी और वो महिला कहाँ काम करती थी? उसने उस वीडियो में सारी डिटेल दे दी। तो ये अति उत्साह में इस तरह की मूर्खताएं होती है। दूसरी बात, जब आप राइड कैंसिल करते हैं उसमें कहीं ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसमें ये ऑप्शन चूज़ करें दैट आई एम कैंसिलिंग दिस राइड। यूजुअली ऑप्शन होते हैं बिकॉज इट इज़ ड्राइवर वॉज नॉट कमिंग टूवर्ड्स मी, ड्राइवर आस्क्ड मी टू कैंसिल और समथिंग लाइक दैट। बट उसमें कभी यह ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसमें ये लिखें कि ड्राइवर का धर्म हिंदू था या मुसलमान था या सिख था, इसलिए मैंने उसे कैंसिल किया। तो जो ड्राइवर था उसे कैसे पता चला कि वो राइड क्यों कैंसिल की गई? और इस तरह के व्यवहार कई लोगों से होते हैं। मेरे कई बार उबर बुकिंग में ड्राइवर रहे हैं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ऑल्दो इट कुड बी फ्रॉम वन पर्टिकुलर रिलीजन, बट दे हैव सेड कि हमारा आपका एक्स्ट्रा टोल लगेगा, आप कैंसिल कर दो, आप कैश दे दो, नहीं दे सकते हो तो आप कैंसिल कर दो। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब उसको आप धार्मिक विद्वेष का नाम देकर जो एक धारणा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू जो है वो फेनेटिक है, तो उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और उसमें एक और मज़ेदार चीज़ है कि उस वीडियो में जो ड्राइवर है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ भारत में नहीं चलती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने ये वीडियो सर्कुलेट किया उनके पास इस तरह के वीडियो आ क्यों रहे हैं, और ये वीडियो आ रहे हैं तो वो आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये सारी चीज़ें जब हम जोड़ के देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो कंस्पिरेसी है, और धीरे धीरे अब विपक्ष के लोग जब उनको लगा कि थोड़ा थोड़ा आउटरीच कम होने लगा है, तो वो उठ के ये भी कहते हुए आने लगे हैं कि ये जो आतंकी हमला ये भारत ने ही कराया है और अंदर से ही हुआ है। आज राकेश टिकैत भी इसमें आ गए। कल वो कुछ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे उसमें नरेश टिकैत की गाड़ी का स्टिकर दिख रहा है। तो इनका क्या संबंध है, इनका इस सब से क्या संबंध है? काफ़ी चीज़ें जो है इस दुर्घटना के बाद खुल के आ रही हैं, और एक तरह से जैसे कहें कि जो पुराना कबाड़ घर में रखा हो उसको एक तरह से झटक दिया गया और सारे दुनिया भर के कॉकरोच बाहर निकल के आ रहे हैं। इन कॉकरोचों के बीच में कुछ बिच्छू भी होंगे, कुछ सांप भी होंगे। तो एक राष्ट्र के रूप में हमें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो ये कुल मिला के ना ये एक बड़ी सर्कुलर सी व्यवस्था है, एक विशियस साइकिल सा है कि जो लोग भारत में समाचार पत्रों पे दृष्टि रखते हैं उन्हें पता है कि आमतौर पे ये जो धार्मिक हिंसा की घटनाएं होती हैं या आतंकी घटनाएं होती हैं, इसमें किस प्रकार अधिकांशतः विक्टिम जो होता है वो हिंदू ही रहता है। परंतु ये एक सटल लेवल पे ये सब होता रहता है, लेकिन जो ध्यान केंद्रित रहता है वो 140 करोड़ के देश में पिछले 10 साल में कोई 2-3 वारदातें ऐसी हुई होंगी जिसमें किसी मुस्लिम व्यक्ति पर हमला हुआ हो या उससे मारपीट हुई, तो उनको बड़ी प्रमुखता से दिखाया जाता है। तो ये कॉमन नैरेटिव एक बना रहता है दैट मुस्लिम्स आर अंडर अटैक इन इंडिया। बीच में इस तरह की कोई घटना हो जाती है पहलगाम जैसी, जिसमें स्पष्ट रूप से इन योर फेस एक ब्रेजन जो कलमा पढ़ाकर पैंटें उतार कर जब आपकी धार्मिक पहचान देखकर आपकी
हिंदुओं की हत्या होती है, तो एकदम से वो नैरेटिव बैकफुट पे आता है। उस नैरेटिव को दोबारा संभालने के लिए फिर एक सैफरन टेरर के पुराने कुछ कटिंग, क्योंकि ये सैफरन टेरर नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये हर 2 महीने पे 3 महीने पे इस प्रकार की घटनाएं होती रही होंगी। तो 5 साल पहले का कोई कटिंग निकाला जाता है जिसमें कि एक हिंदू टेररिस्ट इनको मिलता है। हालांकि वो टेररिस्ट भी एक इस्लामी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य निकलता है और उसे एक हिंदू बहुल राज्य में एक तथाकथित हिंदू समर्थित मुख्यमंत्री गिरफ्तार करता है। तो वो निकाला जाता है एक सैफरन टेरर का एंगल बनाने के लिए। वो कॉल आउट होता है तो फिर एक नया नैरेटिव बनता है कि किस प्रकार हिंदू जो है वो भेदभाव करते हैं मुसलमानों के साथ। धीरे धीरे करके वो दोबारा से वो एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास होता है कि हिंदूज आर फेनेटिक, हिंदूज आर बैगोटेड, एंड देन द साइकिल गोज बैक अगेन टू मुस्लिम विक्टिमहुड कि Muslims are under attack in India. So it starts from Muslim victimhood. In between, Hindus die, terror attacks happen, hundreds of Hindus die. Then the narrative is again rebuilt, and then it goes back to the state where again the hashtags are on कि भारत में मुसलमान खतरे में, मुसलमान डरा हुआ है। तो ये सर्कल हर समय अनवरत चलता रहता है, चाहे कितनी भी घृणित दुखद घटना हो जाए, पहलगाम जैसी हो जाए, पुलवामा जैसी हो जाए, परंतु घूम कर वो नैरेटिव की सुई जो है वो वापस वहाँ पहुँच जाती है। उदाहरण के लिए आज ही TV9 पे मैंने एक एंकर को देखा, वो कहती है कि जब उनसे पूछा गया कि कलमा पढ़ाकर वहाँ पर हत्याएं हुई, तो छूटते से ही पलट के जवाब आता है कि जय श्री राम कहकर भी हत्याएं हुई। अब ऐसी तो कोई घटना इतिहास में कहीं नहीं दिखती जहाँ मुसलमानों की पहचान जय श्री राम बुलवा कर की गई और उसके बाद उनकी हत्या की गई। तो डाटा की कोई बात नहीं है, ना किसी तथ्य की कोई बात है, ना किसी साक्ष्य की कोई बात है। अब हैव कैमरा, हैव माइक्रोफोन, so we'll say whatever I want, and we'll carry and create the hashtag that I want to create. So this is how it keeps on moving. This is what we need to be watchful about. Thank you.